नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्ते सभी को। आज के इस स्त्रीरोग संभाषा के सत्र में चलिए आज हम लोग चर्चा करते हैं, जैसे कि कल हमने देखा था लघु मालिनी वसंत, मधु मालिनी वसंत और स्वर्ण मालिनी वसंत को किस प्रकार से सेवन करना है और इसका एक जो तरीका अपनाया जाता है आमतौर पर। सबसे पहली बात तो ये बता दूं मैं कि ये सारे जो वसंत कल्प है, ये वसंत कल्प हम अलग अलग व्याधियों में भी उपयोग में लाते हैं। ऐसा नहीं केवल ये प्रेगनेंसी के लिए चलते हैं। जैसे लघु मालिनी वसंत की बात करेंगे तो कई सारे पित्त के विकारों में, श्वास कास के व्याधियों में स्वर्ण मालती वसंत भी राजयक्ष्मा जैसे व्याधियों में बल देने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हमें शाह से हमें ये सोचना है कि ये मल्टीपर्पज यूज किए जाने वाले वसंत कल्प है। अभी जैसे हमारी डॉक्टर प्रियंका जी को मैंने बताया था कि लघु मालिनी वसंत को वो यूज करे, तो वहां पे एक प्रश्न आया कि उसको फर्स्ट टाइमिस्टर में ही यूज करना है, लास्ट टाइमिस्टर में नहीं देते हैं क्या? तो नहीं देते हैं ऐसा कुछ नहीं है, हमें यूज करना है, बट एक ट्रेडिशनल वे में, या जैसे कि वैद्यों की परंपरा से या सभी वैद्यों का जो अनुभव है उस अनुभव के हिसाब से उन्होंने ये पाया गया कि ये लघु मालिनी वसंत फर्स्ट टाइमिस्टर में यूज करते तो इसका जो इफेक्ट है, जो प्रोजेस्टेरोन की या एचएसजी की लेवल को मेंटेन करने के लिए, तो ये क्या एक्टिविटी है जिसके लिए हम लोग लघु मालिनी वसंत को इसी प्रकार से यूज करते हैं। तो ये बिल्कुल प्रेगनेंसी, जिनमें रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉसेस हुए हैं उनमें प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। और लघु मालिनी वसंत ये शीत वीर्य है, तो पित्त का शमन करती है। अभी जब आपको लास्ट ट्राइमेस्टर में अगर स्पॉटिंग हो रहा है, कुछ रिस्क है, वजन कम है, तो वहां पर भी इसी प्रकार से प्रेगनेंसी मेंटेन करने का काम लघु मालिनी वसंत करती है। और इसीलिए हम इसको कभी भी यूज कर सकते हैं। बट अगर हमें अलग अलग कल्पनाओं का विचार करना है, और ये एक होता है ना कि भाई एक ही टैबलेट कंटिन्यू कितने समय तक ले, 4 महीने ले, 6 महीने ले, तो पेशेंट को भी लगता है कि अरे इतने दिन कैसे ले, फिर हमें भी लगता है कि कुछ ब्रेक देना है तो चलो ब्रेक देते हैं। तो इसी प्रकार से ये हमने सोचा, और लघु मालिनी वसंत को फिर पहले 3 महीनों के लिए, मधुमालिनी को फिर नेक्स्ट इसके लिए, एंड फिर स्वर्ण मालती में स्वर्ण भस्म है, तो 8वें महीने में ओज अस्थिर होता है तो बल बिल्कुल, और स्वर्ण जिस प्रकार से ओज वर्ण बल को बढ़ाता है, तो इस विचार से इसको इस प्रकार से यूज करने का सिलसिला स्टार्ट हुआ और आज भी इसको फॉलो किया जाता है। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे में आपको एक एक, अभी डॉक्टर प्रियंका जी भी आई है, सभी लोग आए हैं, तो मैं आगे एक एक करके बताती हूँ कि किस प्रकार से हमें इसमें कंटेंट्स। देखिए कोई भी कल्प, मेरा ये विचार हमेशा से रहता है कि कोई भी कल्प यूज कर रहे, तो इसने बोला उसने बोला, ग्रंथों में लिखा है ये वैद्य यूज करता है, वो ये वैद्य यूज करता है, ये तो ठीक है। बट फिर भी हर प्रिस्क्रिप्शन को लिखते समय और हर इसको ड्रग को प्रिस्क्राइब करते समय हमारे खुद के भी कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है कि हम लोग इसका प्रयोग क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर इस व्याधि विशेष में इसका क्या महत्व है, इसको हमें समझ कर ही अगर उपयोग करते हैं तो मेरे विचार से हमारी ट्रीटमेंट और अच्छे से काम करेगी, और बिल्कुल हमें भी खुद से कॉन्फिडेंट होगा और हम लोग अच्छे से बता पाएंगे कि मैंने ये क्यों दिया है।
ठीक है। तो इस प्रकार से ये इसका जो मैंने बताया कि लघु मालिनी वसंती फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देना है, आप सभी जानते हैं क्यों देना है। बिकॉज कई प्रकार के रिसर्च के बाद या वैद्यों के अनुभव के बाद ये पता चला है कि लघु मालिनी वसंत में जो कंटेंट है जिंक है, साइटोकाइनिन्स है और कीमोकाइनिन्स है, फैटी एसिड्स है, जो कि इस प्रकार से 250 मिलीग्राम हम लोग ट्वाइस देते हैं मक्खन के साथ या शुगर के साथ देते हैं 5 to 7th वीक टिल द 12th वीक तक हम लोग इसको देते हैं। इस प्रकार से इसका जो रिजल्ट है बहुत अच्छे से रिजल्ट इसके मिल जाते हैं। सो ये गर्भस्थापन, देखिए एक ऐसा नहीं है कि एक बार शुक्र शोणित संयोग का हो गया तो गर्भ टिकेगा ही, कई बार ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रेगनेंसी लॉसेस होते हैं। सो बिल्कुल यहाँ पे इसकी जो एक्टिविटी प्रोजेस्टेनिक एक्टिविटी बताया है, प्रोजेस्टेनिक एक्टिविटी यानी मींस लाइकली इट इज लाइकली टुवर्ड्स द प्रोजेस्टेरॉन, यानी प्रोजेस्टेरॉन की तरह। सो ये गर्भस्थापना इम्प्लांटेशन ये कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है। जरायु जो कि इनरमोस्ट लेयर है यूट्रस का, और जैसे ये प्रसाद रूप रज होता है जो कि अकुमुलेट होता है, जैसे हमने बताया ना कि एक बार इम्प्लांटेशन हो गया, एक बार गर्भस्थापना हो जाती है तो जो रज प्रवृत्ति होती है वो नहीं होती, इसी रज से अपरा बनती है, स्तन्य का पोषण होता है। सो ये प्रसाद रूपी रज अकुमुलेट होता है फॉर इम्प्लांटेशन। और आयुर्वेद के हिसाब से यहाँ पे रस धातु ही प्रॉपर नरिशमेंट के लिए मदद करता है। एंड फर्टिलाइजेशन के बाद उपस्नेहन न्याय से ये जो मॉइस्चर होता है यहाँ पर, ये भी यहाँ से रस रक्त धातु से ही मिलता है, यानी रस रक्त धातु ही गर्भस्थापना में मदद करते हैं। तो इस प्रकार से ये हेल्दी प्रेगनेंसी इम्प्लांटेशन जो जरूरी बन जाता है, इट इज कंट्रोल्ड बाय द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स लाइक ग्रोथ फैक्टर है, हार्मोन्स है, इसी के साथ कुछ ओवरियन स्टेरॉइड्स होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन होता है, एस्ट्रोजन होता है, जो कि मेजर रेगुलेटरी रोल में रहते हैं। इसमें प्रोजेस्टेरॉन ये इसेंशियल होता है इम्प्लांटेशन एंड प्रेगनेंसी मेंटेन। एंड अगर ये इस प्रकार से इफ द एग इज फर्टिलाइज्ड, प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेट करता है ग्रोथ ऑफ ब्लड वेसल दैट सप्लाइज द एंडोमेट्रियल की लाइनिंग, यानी एंडोमेट्रियल की परत को बनाने के लिए और स्टिमुलेट करने के लिए जो एंडोमेट्रियम की ग्लैंड्स होती है वो फिर सिक्रेट करती है न्यूट्रिएंट्स को जो कि नरिश एम्ब्रियो। सो अगर प्रोजेस्टेरॉन कम है तो ये एक मेजर कॉज है रिकरेंट इम्प्लांटेशन फेल्यूर एंड अबॉर्शन। सो प्रोजेस्टेरॉन सप्लीमेंटेशन इज वन ऑफ द रेमेडी फॉर इम्प्लांटेशन फेल्यूर इन ART. सो वुमन विथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर अबॉर्शन एंड प्रीमैच्योर लेबर, यहाँ पर ये बताया जाता है कि बिल्कुल ये हमें बताना है कि यहाँ पे क्या इसके हार्मोनल बेनिफिट्स होते हैं। और इसीलिए हमें वसंत कल्प खास करके खरलीय रसकल्प आयुर्वेद में जो बताए गए हैं ये प्रमोट करते हैं एंडोमेट्रियल ग्रोथ को, एंड इम्प्लांटेशन अच्छे से होता है, फर्टिलाइजेशन भी अच्छे से होता है। तो बिल्कुल इस प्रकार से लघु मालिनी वसंत ये रसपोषण, योगवाही, दीपन, पाचन, रस रक्त धातु की तुष्टि पुष्टि करना एंड प्रॉपर नरिशमेंट करना फीटस की, क्योंकि इसमें जिंक है। और जो भी देखिए इस पहले 3 महीने में जो भी छोटी मोटी समस्या आती है उन सभी के लिए ही, और खास करके इसमें जो जिंक है ये जिंक जाकर इम्प्लांटेशन को मदद करता है और यूट्रस को भी ये स्टिमुलेट करता है। और इसीलिए यहाँ पर इसको बताया जाता है कि गर्भ की स्थिरीकरण के लिए लघु मालिनी वसंत काम करती है। अभी चलिए आगे बढ़ते कि इसमें क्या क्या है। लघु मालिनी वसंत में रसक भस्म है जो जैसे कि जिंक का एक स्रोत माना जाता है, इसको हम लोग जिंक कार्बोनेट कहते हैं, जो कफ पित्त शमन है। और अगर कभी कभी जो स्पॉटिंग होती है उसके लिए भी अच्छा माना जाता है। और ये बल्य भी है, श्वेत मरीच है इसमें जो कि कफ वात शामक है, गर्भाशय को भी ये मजबूत बनाती है और योगवाही प्रकार की है। तीसरा इसमें कंटेंट है नवनीत। नवनीत हमें पता है कि पूरी आप गर्भ की मासानुमासिक परिचर्या देखिए, आहार का वहां पे विचार करें, उसमें पूरी तरीके से नवनीत का ही प्रयोग बताया है। और बिल्कुल नवनीत मधुर स्निग्ध पिच्छिल गुण के साथ कफ वृद्धि भी करता है। ये गृहिणी और जो भी अग्नि की समस्या है, अग्नि को बढ़ाता है, रुद्र है। और मक्खन खाने से मुझे नहीं लगता किसी गर्भिणी को कुछ प्रॉब्लम होगा, उल्टा पहले महीने में जो सर्दी वगैरह होती उसमें भी काफी अच्छे से राहत मिल जाती है। नेक्स्ट कंटेंट इसमें है नींबू जो आम्ल रस है, इसमें अच्छा बिल्कुल गुरु। अजीर्ण आम का पाचन करता है। सो आई थिंक इस प्रकार से कफ
के साथ साथ वात का शमन करना और स्निग्धता स्थिरता देना, एंड इस सारे कर्मों के साथ साथ जो एक स्वभाव उसका होता है कि अग्नि की भी वृत्ति कर देता है, बैलेंस करता है दोषों का। एंड सो लघु मालिनी जो ये कल्प है ये शीत वीर्य का है, एंड सो ये बिल्कुल यहाँ पे इस प्रकार से यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए आप अगर देखिए इसके गुण क्या है कि ये गर्भ का पोषण करता है और गर्भ कंटिन्यूएशन में मदद करता है। अगर आपको 7वें 8वें महीने में भी कहीं ना कहीं कुछ स्पॉटिंग हो रही है, आपको गर्भ स्थिरीकरण की समस्या है, कुछ समस्या है, तो इस सभी के लिए मुझे लगता है कि हम लोग लघु मालिनी वसंत का भी वहां पर नेक्स्ट इसमें भी उपयोग कर सकते हैं, जिसके साथ आपको लाभ ही मिलेंगे। क्योंकि ये जैसे सारे मैंने अभी इसके काम बताए कि किस प्रकार से ये काम करती है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमारा कि किस प्रकार से ये लघु मालिनी वसंत को हमें यूज करना है, कितने अच्छे से ये सारे जो द्रव्य होते हैं, कटु भले ही ये द्रव्य कुछ कटु रस वाले, बट ये अग्नि महाभूत को बढ़ा देते हैं। और एक बार अग्नि महाभूत बढ़ जाता है तो जैसे कि शारीरगत सार्वदेहिक अग्नि को भी ये बढ़ा देता है, धात्वाग्नि का पाचन भी अच्छे से होता है। तो जहां पर आपको लग रहा है कि ये इस प्रकार से नहीं हो रहा है, एंड लाइक जहां पर आपको ऐसा होता है कि कुछ अग्नि की भी समस्या है, वजन भी नहीं ठीक से बढ़ रहा है, तो बिल्कुल नींबू वगैरह देखिए, नींबू ये कृमिघ्न भी माने गए, नींबू रुचिकर है, दीपन पाचन अनुलोमन भी कर देता है, मरीच की भी प्रॉपर्टीज है, नवनीत की भी प्रॉपर्टीज है, दैट इस प्रकार से बिल्कुल कई बार लोगों को थोड़ा सा डर लगता है अगर रसकल्प का प्रयोग करते हैं तो क्या होगा, बट ये इसमें जो रसक भस्म है मुख्य रूप से तो बिल्कुल इसको शोधन करके भावना देकर ही यूज किया गया है, तो इसके कोई ही भी आपको गलत तरीके से इसका कोई भी ये नहीं मिलेगा। एंड बिल्कुल ये रस धातु की क्वालिटी को बढ़ा देता है, इसीलिए हमें इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चलिए हमारा दूसरा कंसेप्ट इसमें जो है मधुमालिनी वसंत, ये भी एक खरलीय कल्प है। मधुमालिनी वसंत है हिंगुल, हिंगुल दीपन ये भी सर्वदोष शामन करेगा। वृक्ष है, प्रियंगु ये भी बलकृत है। कचूर है, ये भी एक प्रकार से थोड़ा सा तिक्त कटु रस का है, बट कफहर है। इसमें दाडिम डाला गया है जो कफहर है, पाचन करेगा, पित्तहर है, वातशमन करता है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो अ, घटक द्रव्य है वो है कुकुडांड रस, एंड इस प्रकार से ये भी वात शामक काम करता है, वेदना का स्थमन करता है। सो मधुमालिनी वसंत ये एक प्रकार से कुकुटांड जो डाला गया है, जो ब्लेंड करते हैं हिंगुल में मिक्स करके, तो इसको सात भावना दी जाती है नींबू स्वरस की, तो इस प्रकार से ये टैबलेट बन जाती है मधुमालिनी वसंत की। तो अभी जैसे कि इसमें ये सारे जो कंटेंट्स है, कुकुटान वगैरह बहुत अच्छे से अस्थि धातु के पोषण के लिए यूज करता है, या अस्थि धातु का बल बढ़ाने में इसका बड़ा ही रोल रहता है। एंड बिल्कुल इस प्रकार से इसमें जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं ये कहीं ना कहीं गर्भ वृद्धि में बहुत सुंदर काम करेंगे, बिकॉज ये न्यूट्रिशनली इसका अगर हमने एनालिसिस किया तो ये इसमें आपको विटामिन सी, विटामिन के, कैल्शियम, मैग्नीशियम सारे तत्व मिल जाते हैं। खलवीय कल्पना का यही गुणधर्म है कि इसमें बहुत अच्छे से सिनर्जिस्टिक इफेक्ट हमें मिल जाता है, और एक प्रकार की जो भी अशुद्धियां होती है उसमें वो सारी दूर करते हैं। और इसीलिए इसको अच्छा, अभी ये कुकुटांड जो रस होता है इसमें हमें एग्स होते हैं, तो जो कि गुड अच्छा सोर्स होता है मिनरल्स का। एग्स में काफी अच्छे से विटामिन A, D, E, K, B12 होता है। और दाड़िम स्वरस, दाड़िम के भी काफी अच्छे गुणधर्म होते हैं, दाड़िम भी कषाय है, मधुर है, आम्ल रस वाला है, रक्त को बढ़ा देता है, तो त्रिदोष शमन इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मधुमालिनी वसंत भी बहुत अच्छे से काम करता है गर्भ की वृद्धि के लिए। और गर्भ की वृद्धि के साथ साथ एक वजन बढ़ाना और बाकी भी जैसे इसका जो ये बताया ना गया है कि जहां पर ये गर्भशोष है, आयुजीआर है, ऐसे केसेस में जहां फिटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हुई है, कोई भी कारण होता है, आयुजीआर के कई सारे कारण हैं, इन सभी कारणों का विचार कर कर अगर आपको कोई कल्प यूज करना है तो बिल्कुल ये कल्प बहुत अच्छे से मतलब अच्छे से इसका उपयोग किया जाता है, अच्छे से ये वजन को बढ़ाता है, बल, वात का शमन, गर्भ वृद्धि कर ही इसका इफेक्ट बताया। और ये एक प्रकार से फिटस का वेट बढ़ता है। और बिल्कुल ये तो रिजल्ट ओरिएंटेड ही है, इसके ऊपर रिसर्चेस हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है या इसमें कोई हमें विचार करने की जरूरत है कि ये कैसे काम करता है। ये भी पित्त शमन, रक्त वृद्धि कर, दीपन, रुद्र प्रकार से काम करके फिटस का वजन, हाइट भी बढ़ाता है।
यूट्रस की हाइट भी बढ़ाता है। मधुमालिनी वसंत से यूज से ये सिद्ध हुआ है कि फिटस का वजन एंड बच्चे का भी, मतलब माता का भी वजन, बच्चे का भी वजन, इसी के साथ हाइट यूट्रस की बढ़ाने के लिए भी मधुमालिनी वसंत कल्पों का काफी उपयोग किया जाता है, या काफी अच्छे से इसका रिजल्ट लोगों ने देखा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट जो कल्प हमने यूज करना है इसमें, वो है स्वर्ण मालती वसंत। अभी जैसे कि स्वर्ण मालती वसंत, स्वर्ण मालती वसंत में निश्चित रूप से स्वर्ण डाला गया है, तो इसके भी रिजल्ट काफी अच्छे होंगे। ये भी गर्भ की वृद्धि के लिए ही काम करता है। और इसी के साथ देखिए, ये तीनों कल्प, स्वर्ण मालिनी, मधुमालती, तीनों का भी इसी प्रकार से रिजल्ट मिलता है कि ये थर्ड टाइम, स्वर्ण मालती वसंत यूजुअली थर्ड टाइमिस्टर में दिया जाता है ये, क्योंकि ये आगे लैक्टेशन को भी थोड़ा प्रमोट करता है, स्वर्ण मालिनी वसंत। और जैसे मैंने अभी भी बताया था कि ओज की अस्थिरता, 8वें महीने में ओज अस्थिर होता है और बाकी भी समस्या कुछ ना हो, इसके लिए नर्वस टॉनिक के रूप में और बाकी सभी इंग्रेडिएंट्स इसके जो भी है, इन सभी के साथ एक अच्छा ये सोर्स बन जाता है, जो एनीमिया नहीं होने देता है। और जहां अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स कुछ स्पॉटिंग की होती है, वजन भी कम होता है और पहले की प्रेगनेंसी में काफी दिक्कतें आई होती है, तो बिल्कुल ऐसे में वसंत ये कल्प जो है ये यूट्राइन ब्लीडिंग को भी स्टॉप कर देता है। एंड ये प्रेग्नेंट वुमेन के लिए काफी बेनिफिशियल, ये इसमें भी जिंक है। सो जिंक भी यहाँ पे आरबीसी प्रोडक्शन के लिए भी मदद करता है, इरिथ्रोपोएटिन को भी वो इंड्यूस कर देता है। इसी समस्या या इसी के साथ इसका प्रयोग किया है। और स्वर्णमालती वसंत जहां पर पेशेंट में ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री रही हो एंड टॉर्च की हिस्ट्री रही हो, ऐसे मतलब जो भी बहुत ही कुछ कठिन समस्या के बाद ही ये प्रेगनेंसी संभव हो पाई हो, ऐसे सभी केसेस में स्वर्ण मालती वसंत जो होता है ये बिल्कुल काम अच्छा करता है धातु क्षयजन्य स्थितियों में। एक और इसका मैंने देखा कि जहाँ कुछ पेशेंट्स में आयोडीन की समस्या होती है, ग्वाइटर वगैरह होता है, थायराइड ग्लैंड सूजन होती है, तो पेशेंट को गीलन में समस्या होती है, तो यहाँ पे आयोडीन सप्लीमेंट की जरूरत होती है, तो ऐसे में स्वर्ण मालिनी वसंत बहुत फास्ट रिकवरी करता है। तो पेशेंट को अगर थायराइड की पहले समस्या हुई होती है या कुछ अभी भी थायराइड ग्लैंड पर कुछ सूजन है, तो ऐसे केसेस में स्वर्णमाल की वसंत का काफी उपयोग दिया होता है या करते हैं। इसका मैक्सिमम डोज आप 300 मिलीग्राम पर डे कर सकते हो। एंड बिल्कुल आगे भी प्रेगनेंसी को तो ये कंटिन्यू करता ही है, बेनिफिशियल तो रहता ही है, बट इसके साथ साथ नेक्स्ट जो प्रेगनेंसी का या डिलीवरी के बाद जिस प्रकार से एक हमें ब्रेस्ट फीडिंग या ब्रेस्ट स्तन्य निर्माण में मदद चाहिए होती है, वो भी बिल्कुल होता है। और आप जो माता स्वर्ण मारुति वसंत का उपयोग, ये तो बच्चों में भी देते हैं, ये तो कफे विकारों में भी दे चलता है, बट जो माताएं इसका प्रयोग करते हैं आगे बच्चों की इम्यूनिटी भी इसके साथ काफी सुंदर देखी जाती है, काफी अच्छे से बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग होता है। एंड सो इस प्रकार से मुझे लगता है कि ये सारे विचार के साथ ही हमने इस तीनों कल्पों का अलग अलग टाइप के हिसाब से, अलग अलग इसके साथ हमने इसका उपयोग करना है। और देखिए इसमें हमारा प्रश्न यही था कि लघु मालिनी वसंत को हम थर्ड टाइमेस्टर में यूज करें क्या। बिल्कुल। तो मुझे ऐसे, मैंने अभी इसका उपयोग बताया ना कि किस प्रकार से ये काम करता है, ये सारे खरलीय तत्व है। एंड मुझे नहीं लगता ये अच्छे से मतलब कुछ प्रॉब्लम होगा, आप कभी भी इसका तीनों का भी उपयोग कर सकते हो। बट जैसे मैंने उसका कारण बताया कि एंडोमेट्रियल थिकनेस को ये बढ़ा देता है। एंड खास करके लघु मालिनी वसंत जो होता है ना, ये ल्यूटियल फेस पर, ल्यूटियल फेस डिफेक्ट पर इसका ज्यादा अच्छा काम। एंड सो ये बहुत ही अच्छे से सफिशियंटली फर्स्ट टाइम इस तरह में काम करता है। मतलब कार्पोस ल्यूटियम फंक्शन को प्रमोट करेगा, जो जो सारी एक्टिविटीज फर्स्ट 3 महीने में होती है उन सभी को ये प्रमोट करता है। ओके, इसीलिए लघु मालिनी को ज्यादा पहले 3 महीने में यूज करते हैं। आपका भी कुछ इसमें उपयोग या आपका भी कुछ इसमें जिस प्रकार से योगदान है तो बताइए मैम। सभी लोग क्लियर हो गया कि कहाँ पे क्यों इसको यूज करना है? यस मैम, नमस्ते सभी को, बोलिए। यस मैम, प्रियंका जी गुड बोलिए। इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए। एक्चुअली मेरी एक पेशेंट है। हम्म।
उसका मतलब IGR जो रुबेला है, हाँ। टॉर्च, हम्म टॉर्च में उसका रुबेला का थोड़ा सा है, उसको टैबलेट्स चल रही है अभी। थायराइड भी है। हम्म। और वो जो है विलिंग है कि उसको बेबी बॉय चाहिए, उसके लिए वो ट्राई करने वाली है अभी। अभी मेरे अच्छा। पास आके गई वो 1 महीने पहले पेशेंट। तो हम्म। उसको अभी तो जस्ट उसने मतलब अभी उसका बेबी खराब हो गया था एक्चुअली, अभी उसको रहा था आई थिंक सो सितंबर में गणपति के ड्यूरिंग। तो अच्छा। उन्होंने उसका क्यूरेटिंग कर दिया, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि अभी बेबी तो खराब है। अच्छा। तो हाँ, तो फिर अभी उसको वो आगे विलिंग कर रही कि फिर मैंने उसको बोला कि अभी क्यूरेटिंग हुआ है, ब्लड लॉस भी बहुत ज्यादा हुआ था उसका। तो मैंने बोला कि जनवरी या फिर फरवरी में देखते हैं चांस लेने का। तो उसको बाकी तो एंडोमेट्रियम थिकनेस बढ़ाने के लिए मैंने जो मॉडर्न के हिसाब से टैबलेट्स चालू कर दी है, और उसकी जो है थायराइड और टॉर्च की भी मेडिसिन अभी उसने स्टार्ट कर दी, क्योंकि मैंने बोला कि अगर रखना है तो हम्म। वो तुझे स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो अच्छा। ऐसे केस में फिर अभी अगर उसको कंसीव हो जाती है, या फिर कंसीव होने के लिए क्या क्या उसको प्रिस्क्राइब कर सकती हूँ मैं एज अपने क्या है मैम? आयुर्वेदिक में। एज? एज उसका 23।23? जी। अच्छा, अभी उसको प्रेगनेंसी के लिए प्रयास करना है? हाँ हाँ, और उसको मतलब लड़की है पहले बड़ी, लेकिन अभी वो विलिंग कर रहे हैं कि बेबी बॉय के लिए, लेकिन मैंने बोला पहले कंसीव तो हो जाए, उसके बाद फिर देखते हैं आगे का क्या है। लेकिन ये ओके। बाकी जो है वो कॉम्प्लिकेशंस है उसके। अच्छा, अभी क्या चल रहा है मैम? मैम इन्वेस्टिगेशंस अभी कुछ उस किए? हाँ, इन्वेस्टिगेशंस उसके मैंने टॉर्च टेस्ट करवाई थी, थायराइड करवाई थी, CBC करवाया था, एक हीमोग्लोबिन लेवल चेक करने के लिए जस्ट। तो हम्म। बाकी सब तो अभी तो रेंज में ही है, लेकिन उसका ऐसा कहना है कि जब उसको प्रेगनेंसी रहती है तब डॉक्टर ने मतलब पहले भी वो कहीं गायनेक के पास जाती होगी, तो तब वैल्यूज रेज हो जाती है उसका। क्या होता तो है? उसने बोला वैल्यूज उसकी रेज हो जाती है मैडम, टॉर्च की। अच्छा अच्छा, ठीक है। मेन बेसिकली टॉर्च टॉर्च का और ही केस है, टॉर्च कंट्रोल नहीं हो रहा है। हाँ, मतलब उसको ऐसा रेगुलर में तो नहीं लगती गोली, लेकिन प्रेगनेंसी रखनी है या फिर प्रेगनेंसी अगर रह गई तो उसको टॉर्च स्टार्ट ही करना पड़ता है, फिर मेडिसिन टॉर्च नील ही स्टार्ट है मतलब आई इसका थिंक सो मैम कहीं उसकी। ना कहीं हमें उसका जो भी इन्फेक्शन जो भी है वो कम ही नहीं हुआ है। हाँ हाँ, तो हम्म प्रेगनेंसी के टाइम पे बेबी खराब ही हो जाता है उसका, ऑलमोस्ट चौथे पांचवे मंथ में जाके ही खराब हो जाता है बेबी, क्योंकि अभी भी उसने कराया तो 6 मंथ में कराया आई थिंक सो। खराब हो हम्म। गया था बेबी, और बेबी डेथ मतलब डेथ हो गया था शायद बेबी का, ऐसा कुछ था। अच्छा, अभी कितनी बार हो गए ऐसे अबॉर्शंस? एबॉर्शन अभी ये सेकेंड टाइम था उसका। ओके मतलब ओके। बड़ी हाँ। लड़की जो है वो 7 साल की है। तो हम्म उसके बाद उसने 3 बार ट्राई किया। तो फर्स्ट टाइम में उसका 3rd मंथ में ही मिसकैरेज हो गया। और बाद में एक बार चौथे महीने में बेबी ऐसे ही खराब हो गया था, तभी निकालना पड़ा, और अभी 6th मंथ में निकालना पड़ा सितंबर में। हम्म। तो तीन मतलब 2 बार हो गया है, और 3 बार उसने मतलब ट्राई किया था प्रेगनेंसी रखने का। अच्छा, ठीक है। तो हिस्ट्री पूछिए मैम, सभी लोग किसी को कुछ इसमें और क्या क्या पूछना चाहिए बताइए। एक हम लोग, मुझे क्या लगता है प्रियंका जी, पूरी तरीके से ना उनका टॉर्च यही नहीं हुआ, शोधन की हाँ आवश्यकता जरूर, बिल्कुल इसमें। उम, अच्छा, और एक बार ना पूरा मुझे लगता है विरेचन, अभी वमन आ रहा है, फेब्रुआरी सीजन आएगा, अभी वमन मैंने फिर उनको विरेचन। बस्ती और विरेचन बोला ही है कि गणेशवाड़ी हम्म जाके आयुर्वेद सेवा संघ जाके एक बार कर ले। बिल्कुल। तो वो करने वाले, क्योंकि मैंने बोला उससे तो अगर वो करने नहीं करते तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम आ सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही उनको बोल दिया है कि ऐसा ऐसा हो सकता है मे बी, हम्म।
क्योंकि अभी उसको एंडोमेट्रियम थिकनेस भी कम ही मैम थी। देखिए, टॉर्च की ट्रीटमेंट में ना 2 साल 3 साल भी चलती है। ऐसा नहीं है कि मतलब हम्म। पेशेंट को ना आप अच्छे से थोड़ा काउंसिल करके उसको थोड़ा धीरज रखे, पहले टॉर्च क्लियर करे और कंटिन्यूली टॉर्च नील शोध। देखिए इसमें सारे पंचकर्म करने पड़ेंगे, होमन विरेचन बस्ती सब कुछ करेंगे, टॉर्च नील सुजाक, और एक अच्छे से पूरा ये इन्फेक्शन क्लियर हो जाए तो हम फिर गर्भाशय का पोषण रसायन चिकित्सा देंगे और फिर जाकर हमें कंसीव करना चाहिए। इससे मेरा तो, मैं और सिंपली उसका बताती हूँ। क्योंकि प्रॉब्लम मैम क्या ऐसा होता है है ना, ना एक आप कि कृमिक में चिकित्सा ही नहीं ठीक से हो रही, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो है, रिमार्केबली है। इसका मतलब जो हर प्रेगनेंसी होती है तो उसको कहीं ना कहीं से टॉर्च आता है, तो मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से इन्फेक्शन हटा ही नहीं है। और ये फिर आप गर्भाशय को बार बार कितना तकलीफ देंगे, बार बार अबॉर्शंस होते रहेंगे और फिर कंसीव होना, इसमें कोई पॉइंट ही नहीं है ना। ऐसे करने और से उसका शरीर का, प्रॉब्लम ऐसा है मैडम कि उसका ना एकदम तुरंत कंसीव हो जाती है जल्दी। ठीक है ना, उस उल्टे अच्छी बात है ना, अच्छी बात है ना। ये कंसीव हो जाती है तो हमें आगे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा कंसीव कराने के लिए, बट पहले उसके शरीर को तो पूरा क्लियर तो करे, दोषों का अच्छे तरीके से निकाल देना चाहिए ना दोषों को। हाँ, मैंने पंचकर्म बोला है दोनों को, हस्बैंड ये वाइफ को। बिल्कुल हस्बैंड हस्बैंड तो को भी, विलिंग बिल्कुल नहीं है। correct। नहीं, हाँ हस्बैंड विलिंग नहीं है एक्चुअली। उसने बोला कि मैं करवा लेती, क्योंकि मैंने बोला कि अगर इफ पेशेंट इज नॉट गुड देन देर इज नो पॉइंट की ट्रीटमेंट देना चाहिए मैम ऐसा। हस्बैंड को समझाना पड़ेगा, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन अगर मैडम को है, उनकी वाइफ को है, और अगर वो दोनों साथ में फिजिकल कांटेक्ट करते हैं तो वो इन्फेक्शन उनको जाएगा। और अगर वो एक बार क्लियर कर लेती हैं और वो क्लियर नहीं हुए तो देन फिर वो कांटेक्ट करेंगे तो फिर वो वायरल इन्फेक्शन उनको ट्रांसमिट हो जाएगा। तो आपको उनको मैं कैसे भी करके राजी तो करना पड़ेगा मैम। मैंने वही थोड़ा काउंसिल करने की भी कोशिश की, समझाने की भी कोशिश की। दोनों के टेस्ट जब किए मैंने तो दोनों क्योंकि को देखिए हम बिठाया। लोग जब एलोपैथिक में दवा चलाते हैं ना, तो अभी हम लोग उनको हम्म। 4 महीने दूध रखने के लिए बोलते हैं और दवा दोनों को चलती है, हस्बैंड वाइफ को दोनों को चलती है ना। जी। तो ये वाला सिद्धांत हमें, जब अगर ये लोग लागू कर रहे हैं एलोपैथिक वाले, तो हमें तो डेफिनेटली करना ही है पूरा अच्छी तरह से। क्योंकि वो जो मुझे लगता है कि स्पर्म वगैरह जो भी कुछ आ रहा है कुछ भी है, वो भी इफेक्टेड है ना कहीं। तभी तो। और फिर गर्भ भी उनका उनका जो गर्भ का जो है वो भूमि जो है वो भी नहीं अच्छे से बन पा रही है, या अच्छे से नहीं उसको वो कर पा रही है। तो दोनों हस्बैंड वाइफ का मैम मेरे हिसाब हस्बैंड से का तो होना कहना चाहिए। है कि मेडिसिन मैं ले लेता हूँ अगर मुझे कुछ लेना है तो, बट पंचकर्मा के लिए ही इज नॉट विलिंग एट ऑल। तो मैंने बोला कि ठीक है, 1 महीने बाद वापस एक बार पूछ के देखते हैं, क्योंकि एक बार मार्च लग गया तो फिर पंचकर्म करने में भी थोड़ा सा विरेचन बाकी सब चीजें करने में प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि फिर उष्ण काल स्टार्ट होने पर कोई पॉइंट ही नहीं रहता फिर विरेचन और वमन करने का। बिल्कुल, अभी करना होगा मैम 1 डेढ़ महीने में ना पूरा अच्छे से, अभी सीजन अच्छा है तो आई थिंक। मैंने उनको लास्ट मंथ ही बोला है, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ किया नहीं। तो मैंने बोला कि अगर आपका पॉजिटिव रिस्पांस नहीं है तो फिर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि अगर आगे चल के कुछ प्रॉब्लम आता है तो फिर आप सीधे सीधे गायनेक जो आपका एलोपैथिक वाला है आप वहां जा सकते हैं। क्योंकि हम ऐसे तो नहीं बोल सकते कि हमारे पास मत आओ इफ यू आर नॉट गुड पेशेंट, लेकिन आपका जो है वो आप स्टार्ट कर दो फिर उस हिसाब से। मैम गायनिक में उन्होंने दिखाया होगा तो उन्होंने तो एंटीवायरल दवाई चलाई होंगी ना उनको पुराने प्रेगनेंसी में। चलाई है, लेकिन उसका वही तो प्रॉब्लम है, अभी उसको जब तक कंसीव नहीं होती ना उसका टॉर्च का कुछ मतलब ये है ही नहीं, उसको टॉर्च नहीं है, ऐसे ही चलो। लेकिन एक बार कंसीव हो गई कि वो रूबेला एक्टिव हो जाता है और फिर टॉर्चनल स्टार्ट करनी पड़ती है उसको। हाँ, लीन दोष बोल देंगे ना मैम इसको। हाँ। लीन दोष या दोष बात तो पूरे हटे ही नहीं है, दोष जाकर मतलब कहीं ना कहीं अंदरूनी इतनी फैल चुके हैं और चुप कर बैठ गए कि उनको निकालना अच्छे से, स्नेहन स्वेदन मतलब पूर्व कर्म का भी अच्छा रोल रहेगा इस सभी में ना ऐसे। क्योंकि प्री कंसेप्शन की ट्रीटमेंट तो मैंने बोला आपको लेनी ही पड़ेगी, पंचकर्म तो करना ही पड़ेगा, उसके लिए कोई ऑप्शन है ही नहीं। नहीं, ऑप्शन ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल। क्योंकि अगर वो किया ही नहीं, अगर भूमि ही गर्भ स्थापन के लिए क्लियर नहीं है तो फिर कोई हाँ पॉइंट ही नहीं बचता। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फिर बाद में वो मैम फिर वो IVF IUI पता नहीं कहाँ कहाँ घूमेंगे। इससे अच्छा है कि आप उनको समझा करके आप करवा लीजिए।
नहीं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया मेरे लिए वो, क्योंकि पेशेंट मतलब फीमेल पार्टनर इज गुड, शी इज विलिंग फॉर एवरीथिंग, बट मेल पार्टनर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। और क्योंकि मैंने बोला कि अगर बार बार तुम, मैंने उसको भी समझाया कि अगर बार बार तेरा मतलब गर्भ खराब हो रहा है तो तकलीफ तुम्हें ही होने वाली, बिल्कुल, मेल वही तो, पार्टनर शरीर को का कुछ नहीं नुकसान भी होगा। है, शरीर का भी नुकसान तो है इसमें। क्योंकि फिर उसकी सास इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, उसने बोला कि भाई तू 6 महीने भले ट्रीटमेंट ले ले, लेकिन 6 महीने के बाद जो रखना है वो अच्छे से रख। तो मैंने बोला अगर रखना ही है तो फिर भाई करने मतलब हरी करने में कोई पॉइंट ही नहीं ना, तुम ठीक से जाओ प्रॉपर वे से उस। और मैंने वही बोला कि इस केस में अगर कुछ आयुर्वेदिक मतलब पंचकर्म के साथ कुछ ओरल मेडिसिन दे सकते तो क्या दे सकते। मैम एक तो टॉर्सनिल, सुजात, उनकी स्टार्टिंग, हाँ क्रोमिग्नावटी दिया, क्रोमिग्ना चिकित्सा। हाँ क्रूमिग्ना में मतलब क्या स्पेसिफिकली क्या देना चाहिए। क्रोमिकुटा रस, क्रोमिकुटा रस या विडंगारिष्ट। हाँ विडंगारिस्ट मैंने बोला कि एक विडंगारिस्ट आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि हम्म एंडोमेट्रियम थिकनेस भी मुझे इतनी कुछ अच्छी नहीं लगी, क्योंकि उनका टीवीएस और यूएसजी करने को बोला था मैंने, तो हम्म एंडोमेट्रियम थिकनेस भी कुछ इतनी खास है नहीं उनकी। हम्म मैम, ऐसे जो पेशेंट होते हैं जो लोग नहीं चाहते हैं पंचकर्म वगैरह, तो इन पेशेंट्स का जो फर्टिलाइज्ड होता है ना, इसको मैम सरोगेसी के थ्रू कर सकते हैं कि वहां पे भी गिर जाएगा? जैसे ये नहीं कराना चाह रही तो इनकी सासू मार रही है, तो उसमें भी गिर जाएगा ना, क्योंकि क्योंकि बीज ही अच्छा नहीं है ना, मैम देखिए, हो अगर जाएगा पेशेंट चेंज। ये करना नहीं चाहता तो फिर हमारे इससे तो रिजल्ट नहीं आएगा, फिर आपको भी मतलब बिना काम के आपके ऊपर भी ये आएगा कि अरे इनके पास मैं ट्रीटमेंट लेती थी और ये मतलब रिजल्ट नहीं आया। तो मतलब हमारे तरीके से अगर विचार करेंगे तो हमें ये करना ही है। और जैसे देखिए, अगर वो पेशेंट विलिंग नहीं है, शोधन नहीं कर रही, तो उसको कहाँ रिजल्ट मिल रहा है? तो फिर एलोपैथी के पास जाकर एंटीबायोटिक्स खा ले, वहां की ट्रीटमेंट करे, उसके बाद अगर कंसीव हो जाता है तो भाई ठीक ही है, चलो हमें मतलब बच्चा चाहिए, बच्चा हो गया। अगर हमारे साथ नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, ऐसे मुझे तो लगता है। मैं मानती हूँ कि ठीक है, शोधन करने में समस्या है, बट हमें फिर चांस लेना पड़ेगा, ट्राई करते बैठना पड़ेगा, इसमें ज्यादा समय लग सकता है। केवल आप ऊपरी गोलियों के साथ चलते हो ना, तो जैसे अभी भी वही हो रहा है ना मैम, अभी भी वही हो रहा है ना कि वो। हाँ बोलिए मम्मा को करते हैं। डॉक्टर संपदा, बोलिए मैम, कुछ कहना चाहती है? हाँ मैडम, मैंने ट्रीट किया था ऐसा एक पेशेंट। हाँ, कैसे किया था बताइए। बैड ऑब्स्टेटिक हिस्ट्री थी। हम्म मैंने एलोपैथिक का भी सपोर्ट लिया था, लेकिन मेन हाँ ट्रीटमेंट आयुर्वेदिक ही रही थी। हम्म स्टार्ट से मैंने रसपाचक, रक्तपाचक, अस्थि मज्जापाचक दोनों पार्टनर को दिया था। हम्म देन परिपाठादि काढ़ा, टॉर्शनिल कैप्सूल, फॉलिक हम्म एसिड, मेनली फॉलिक एसिड मस्ट। और पेशेंट को उत्तर बस्ती 3 मंथ्स दिए थे। पहले शोधन बस्ती पहला फर्स्ट मंथ में, सेकंड थर्ड में बल्यकारक। और अच्छा एलोपैथी का रोआमाइसिन फोर्ट और बाकी साइक्लोवीर दोनों पार्टनर को दिया था। वो अच्छा, सक्सेसफुल रही प्रेगनेंसी। सक्सेसफुल। अच्छा, इस केस में बताइए क्या देना चाहिए, कैसे करना चाहिए विचार? टॉर्च 8 में कितने पॉजिटिव है फैक्टर्स? सिर्फ आईजीआर, बाकी तो नहीं है। आईजीएम थोड़ा सा बॉर्डर लाइन पे है, लेकिन वो कंसीव होने के बाद ही उसका मतलब दिखता है प्रॉपर कि कौन कौन से फैक्टर्स है, लेकिन अभी तो कम से कम आईजीएम और आईजीआर ही दिख रहा है मुझे। क्योंकि मैंने भी एक बार टॉर्च में ना उत्तर बस्ती दी थी पेशेंट को, लेकिन वो पेशेंट का ना बढ़ गया था, इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लगता है उत्तर बस्ती का कि। नहीं मैडम, फॉलिक एसिड दोनों पार्टनर को, टॉर्शनिल दोनों पार्टनर को, फॉलिक परि एसिड चला रही हूँ मैं अभी दोनों को, एक्चुअली दोनों परिपाठादि को चल काढ़ा, रहा है। नहीं परिपाठादि काढ़ा 3 वीक्स कंटिन्यू, 1 वीक स्किप करने का, फिर 3 वीक, ऐसे 3 मंथ्स दोनों को दीजिए। हम्म। हाँ मैंने उत्तर बस्ती में फर्स्ट मंथ सहचर बला का दिया था। हम्म। सेकंड थर्ड में फलग्रुत का दिया था।
हाँ, क्योंकि मेरा एक बार थोड़ा सा ये हो गया था कि उत्तर बस्ती देने के बाद रेज हो गई थी वैल्यूज, इसलिए थोड़ा सा डर वैल्यू लगता है। चेक ही लेकिन नहीं करने का एक हर बार चेक ही नहीं हम करने नहीं का। बोलते, हम नहीं बोलते, लेकिन पेशेंट आजकल बहुत होशियार हो गए। हाँ पेशेंट खुद ही नहीं, चेक उनको करते। लाइफ लॉन्ग रहता है बोलने का। हम्म। मेरे वही, पास मैडम ठीक है, मैं ट्राई टॉर्च, करके नहीं देखूंगी नहीं, अभी। टॉर्च पॉजिटिव पेशेंट 9 मंथ्स तक कंटिन्यू प्रेगनेंसी रही, उसका यस टॉर्च मैम, हाँ डॉक्टर प्रियंका, ये भी एक बात है। कुछ केसेस में अगर टॉर्च हटता नहीं है तो प्रेगनेंसी को भी नॉर्मल रखा जाए। हमें क्या देखिए, एक बात होती है ना, मतलब अभी जैसे कोई किसी व्यक्ति का स्वभाव में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, दोष होते हैं, तो हम लोग उन दोषों को हटा नहीं पाते, तो हम लोग क्या देखते हैं कि अच्छी मतलब उसके इस गुणों को देखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे हमें क्या करना है कि गर्भ को कुछ नुकसान ना हो, भले टॉर्च पॉजिटिव रहे बट गर्भ का वजन बढ़े, गर्भ अच्छा पले। अगर वो हम लोग हासिल कर पाते, गर्भावस्था को मेंटेन कर पाते, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये केस ही वैसा है मैडम, वो मुझे नहीं लगता कि टॉर्च कभी जाएगा, लेकिन टॉर्च गर्भ को अफेक्ट ना करे, गर्भ को खराब ना हाँ, करे एक 5th तो मंथ के बाद, टॉर्सनिल वो करे प्रिकॉशन। निजात वो इसका जो है ना डॉक्टर पालेप के है उसमें कि हाँ टॉर्सनिल, हाँ हाँ, टॉर्च के साथ ही उनको कंटिन्यू उसकी करना तो है। टॉर्चनेल चल ही रही है, उसका मतलब वो खुद ही अपने मन से उसने बोला कि अभी मुझे प्रेगनेंसी रखनी है तो मैं वो स्टार्ट कर देती हूँ। मैंने बोला ठीक है। फिर मैम क्या प्री करिएगा ना, एक काम करिएगा, अभी के लिए मुझे ऐसे लगता है अगर पेशेंट इतनी उतावली है, मतलब उनको करना ही है, तो अभी कृमिग्न चिकित्सा, एक विरेचन चिकित्सा के लिए हम्म। 1 महीने मतलब ये, और फिर उनको ना हाँ। पूरा मैंने कल जो बताया था यज्ञ के रूप में मतलब उनको मानसिक रूप से इतना स्ट्रॉन्ग स्टेबल बनाइए दोनों पति पत्नी को, कि प्रेगनेंसी ऐसी हम्म। हो जाए कि शुक्र शोणित संयोग का अच्छा बल हो, और प्रेगनेंसी इतनी अच्छी हो जाए कि प्रेगनेंसी को टॉर्च का कोई नुकसान नहीं होगा। तो पूरे जी शास्त्रोक्त मेरा। गर्भाधान पुत्र सारे प्रजास्थापन गर्भस्थापन द्रव्यों का अच्छे से प्रयोग कर, युक्ति पूर्वक प्रयोग कर प्रेगनेंसी कंटिन्यू करे, बेड रेस्ट करवाए, और अच्छे से अच्छे गर्भ का पोषण करवाए। उनको बता कर करे ये सब कि भाई ये मैं चांस ले रही हूँ, आप कोऑपरेट नहीं करे तो ये मेरा आपके साथ लास्ट ट्राई है, इसके बाद आप किसी डॉक्टर के पास जाकर करें ट्रीटमेंट। ये आप बताकर थोड़ा उनको अच्छे से ट्रीट करिए। नहीं, मैंने अभी वही उनका जो इंटर कोर्स है मैंने थोड़ा होल्ड पे रखा है। मैंने बोला करना भी हाँ है तो विद प्रोटेक्शन कीजिए आप, लेकिन हाँ, यस। फेब्रुआरी तक मैंने होल्ड पे रखा है। मैंने बोला पहले मुझे कुछ चीजें कंफर्म हो जाए तो मैं उसके बाद फिर आगे का बताती हूँ आपको। ऐसा बिल्कुल बिल्कुल। विरेचन तो मैं दे दूंगी उनको, वो घर पे ही मतलब दे सकते हैं, ऐसे घर पे उसको जाने का वो स्नेहन स्वेदन उसको थोड़ा सा लगता है कि नहीं अनकंफर्टेबल है, तो विरेचन हम्म। तो मैं दे ही दूंगी घर पे। और उनको बोल दूंगी कि तुम अपने हाथ से स्नेहन स्वेदन अगर कर सकते हो नहाने से पहले तो कर लो। हाँ उस हिसाब हाँ, से रिजल्ट मिलना इज द फैक्ट, फिर वो ट्राई करके देखती हूँ मैं एक बार। यस यस, बिल्कुल 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 मैम बिल्कुल। प्रजा हाँ, स्थापन भी चलाएंगे ना इसमें? प्रजा स्थापक जो कषाय है, टैबलेट जो प्रजास्थापन आती है वटी ना, मिलती है मैम, प्रजास्थापन वटी मिलती है हाँ मैम। वो भी चला सकते हैं ना इसमें? इवन आप कल बता जी, रहे थे जीवी उपकरण वगैरह भी चलाएंगे इसमें? परिपाठादि अभी कृमि कुठार परिपाठादि ये मतलब कैसा एक एक महीने में उनका ट्रीटमेंट थोड़ा चेंज करें, मतलब पेशेंट भी बोर नहीं होता फिर, और उसको मिक्सर भी चेंज लगता है कि करना है। कुछ अलग। हाँ हाँ, हाँ, अलग वही कुछ वही चल वही, रहा है। यस यस, बिल्कुल। ये भी साइकोलॉजी को भी थोड़ा पेशेंट के देखना पड़ता है। जी जी। बिल्कुल। और किसी का कुछ विचार है? शुभ्रा जी, डॉक्टर रश्मि। अच्छा, ये टॉर्च पॉजिटिव होगा तो डिलीवरी के टाइम पे वजाइनल फ्लूइड से बच्चे को इन्फेक्शन होगा? नहीं मैम, ऐसा तो कुछ नहीं है। हम लोग इसमें सीजर का चांस ऑप्शन रख सकते हैं, आई थिंक। और किसी का कुछ है? शुभ्रा जी, डॉक्टर्स हमारे बाकी। सोनम जी नमस्ते। बोलिए मैम। गरिमा, डॉक्टर गरिमा, आपका कुछ अनुभव इसमें टॉर्च के केसेस में? डॉक्टर प्रियंका नेर, नमस्ते मैम। नमस्ते नमस्ते, बोलिए। हाँ जी मैम, अभी तो नहीं आया ऐसा कोई केस इस टाइप आप का। सब क्या विचार है, कैसे ट्रीट बट करना हाँ, आपकी चाहिए? सुन रहे हैं विचार मैम के, सबके डॉक्टर्स के। हाँ तो बिल्कुल आएगा तो मैम करेंगे फिर, तो यस, बताएंगे। बिल्कुल। मैम ये डॉक्टर प्रियंका, आपको कभी कुछ ऑब्जर्वेशन हुआ क्या कि टॉर्च को इस्तेमाल को लेकर पेशेंट में स्पेसिफिक हेतु क्या मिल जाते हैं आपके विचार से?
मैम अभी ये तो मेरी आई थिंक सो सेकेंड केस है। मतलब हम्म एक फर्स्ट आई थी, उसमें तो बढ़ गया था उत्तर बस्ती देने के बाद। नहीं मुझे नहीं, ऐसे हेतु लगता है हेतु क्या कि मिलते हैं? हम्म हेतु अभी उस पेशेंट की भी मुझे ऐसा लगता है पित्तकर आहार, मुझे ऐसा हाँ फील हुआ। पेट एनिमल्स ज्यादा हाँ, इन्फेक्ट यस, करते हैं। मैं वही बता रही वाली थी। यस, बोलिए बोलिए। यस। पित्तकर आहार आई थिंक सो, क्योंकि वो स्पेसिफिकली वो पेशेंट अगर आप देखेंगे ना तो क्रुश रहते हैं बहुत। और मतलब मुझे फर्स्ट पेशेंट भी वैसे ही दिखी और ये पेशेंट भी वैसे ही दिखी कि उनका हम्म तेजो महाभूत आई थिंक सो ज्यादा है, ज्यादा हो सकता है, क्योंकि नाड़ी देखा जाए तो पित्तवात या फिर पित्त कफ तो कभी लगती नहीं है। हम्म पित्तवाती मेरे को स्पेसिफिकली उस मेरे को याद आया था कि वो पेशेंट में भी पित्तवाती नाड़ी लगी थी और ये पेशेंट में भी वात पित्त ही लगी थी मुझे नाड़ी। तो अच्छा। स्पेसिफिकली मुझे ये मेरी फाइंडिंग्स थी कि मे बी प्रकृति वैसी होगी, मैम, तो आई डोंट नो एक बाकी। और भी इसमें ना, मुझे ऐसे लगता है कि इसमें ना रक्त मोक्षण भी बहुत सुंदर काम करता है। कहीं ना कहीं रक्त धातु दुष्ट है, तो उसका भी विचार करिएगा। पेशेंट अभी आपका जो थोड़ा सा रेडी नहीं ना, उसमें एक सिंपल आप वेन पंक्चर से भी रक्त निकालिएगा, थोड़ा 30 ml 50 ml से एक दो बार करिएगा मैम। किया मैम उनका मैंने अच्छा। रक्त मोक्षण किया मैंने, क्योंकि मैंने बोला अगर पित्त का संबंध है तो रक्त दुष्टि हो सकती है मे बी। मतलब उस हिसाब से मैंने विचार किया था कि पित्त और रक्त का संबंध है, तो इंस्टेंट कर दिया था मैंने स्काल्प से उनका। रक्त मोक्षण तो वन सेटिंग तो हो गई उनकी ऑलमोस्ट। अच्छा। तो ओके। मुझे स्पेसिफिकली यही देखने को मिला अभी तक, मतलब नाड़ी परीक्षण के बाद एंड हिस्ट्री अगर देखी जाए तो। और हम्म। उनका जो बोलते कि प्रकृति परीक्षण में मेरे को ऐसा लगता है कि वो थोड़े से सुकुमार होते हैं। मतलब बिल्कुल पित्त के स्पेसिफिकली उनको उनमें देखने को मिलते हैं गुण। वात और बिल्कुल। कफ के पेशेंट में मुझे नहीं ऑब्जर्व यस, हुआ कि टॉर्च रजा के आत्तो दृष्टि ये पेशेंट। भी एक कारण है इसका। और मैम कंजेनाइटल भी, और मैडम ने जो एनिमल का भी बताया, मैंने भी थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया, तो मुझे भी ऐसे लगता है कि जो लोग पेट एनिमल्स के साथ ज्यादा संपर्क में आते हैं ना, उनमें ये रिकरेंट हो जाता है। उनको थोड़ा अवॉइड करने को भी बोलिए मैम, पेट एनिमल्स के साथ। नहीं, उनके घर में तो है ही नहीं। अच्छा। उनके घर में उनके घर में 12 लोगों की फैमिली है वो। इसलिए कोई सवाल नहीं ही नहीं मतलब कहीं होता से भी हो सकता है, जैसे कहीं बाहर के इससे हाँ, भी हो क्योंकि सकता मैंने पूछा था प्रकृति परीक्षण करते टाइम, बाकी हम सब पूछते हैं ना क्वेश्चन आंसर्स जो भी है। है। यस। तो वो पूछा था क्योंकि उनको फर्स्ट बेबी के टाइम पे भी, वो लड़की के टाइम पे भी टॉर्च था और उनकी अरे। नॉर्मली डिलीवरी हुई है। तो अभी अच्छा किसी अच्छा मैम अच्छा। ने बोला कि वजाइनल फ्लूइड तो नहीं, वो बेबी तो हेल्दी है, मतलब उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, शी इज तो फिर मैम परफेक्टली देखिए, अभी मेंटली एंड मैंने जो, मुझे फिजिकली लगता फिट। है कि ऐसे सब कुछ सोचते हुए मुझे ऐसे लग रहा है कि जस्ट टेक अ चांस, बट थोड़ा सा इसमें सैद्धांतिक पार्श्वभूमि को ध्यान में रखकर और ऑथेंटिकेट करके अच्छे से श्रद्धा के साथ करिए, हो जाएगा फिर। अगर पहले का भी नहीं, इतना मैंने वही बोला कि ये थोड़ा सा चैलेंजिंग है लेकिन इसको कोप चैलेंजिंग अप कर सकते हैं को कर अगर सकते। ऑथेंटिकली गए तो। थोड़ा सा बिल्कुल। मिक्स मैच एलोपैथी एंड आयुर्वेदिक का कॉम्बिनेशन करके अगर हाँ, कुछ हो सकता है तो। yes, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मैम मैडम करिए आप। होता मेरी है एक मैडम। मैम मेरी एक पेशेंट थी, है ना, उसकी नई नई शादी हुई थी, उसको हर्पिस जेनेटिविस हो गया था। तो मैंने हम्म दोनों हस्बैंड वाइफ को मना किया था कि एक साथ में नहीं रहना। दवाई चलाई थी उसकी वाइफ को, मतलब ये साइक्लोवीरी चलाई थी। तो वो खाना था 5 टाइम, तो उसने नहीं खाई। उसने दिन में 2 बार खाई। मेरे मना करने के बाद उसने कंसीव कर लिया। फिर कंसीव करने के अच्छा। बाद नहीं, मैंने बोला मैंने कि नहीं इसे कंटिन्यू करना, लेकिन उसने नहीं कंटिन्यू किया। हम्म और उसके बाद जो उसका बच्चा भी अच्छे से पैदा हो गया, नॉर्मल डिलीवरी भी हो गई, बच्चा भी अच्छा हेल्दी है। फिर दोबारा उसने कंसीव करने गई तो बच्चा गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि टॉर्च पॉजिटिव आ गया। तो मैम मे भी, मुझे लगता है ये भी एक रीजन होता है कि कभी किसी को हर्पिस से कुछ ऐसा हुआ होता है ना, हाँ, मैं या वही, मतलब मेरा ये था एसटीडी वगैरह का कुछ हिस्ट्री। हाँ। और मतलब उस समय जैसे कि जब मैंने बोला था उन लोगों को, तो उन्होंने सीरियस नहीं लिया था मेरे को, जैसे मेरा मजाक उड़ा दिया था, अरे मैडम अब तो क्या, आप तो कंसीव हो गया, कितने आए भी थे मेरे पास मुझे बोलने कि देखिए ना बच्चा कितना अच्छा है, कितने अच्छे से हो गया। हम्म सेकंड टाइम में तो ऐसा हो गया उनके साथ में। तो ऐसा भी हम्म, होता है, तो हो हिस्ट्री में वो सकता भी है। जरा पूछना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम। ओके।
चलिए फिर आई होप, चलिए फिर आज थोड़ा सा विकल्पों को लेकर क्लियरिटी आ गई मैम, डॉक्टर प्रियंका? हाँ मैम, आ गई क्लैरिटी। ओके मैम, चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके, कल तो छुट्टी रहेगी, कल देखते हैं, इसका एक एक्स्ट्रा क्लास हमें लेना था नाड़ी परीक्षा का, अगर ये हो गया तो वो कर लेते हैं हम लोग। ओके, टाइम के हिसाब से। ठीक, थैंक यू। चलिए, संक्रांति की सभी को थैंक यू। शुभकामनाएं। चलिए, महिलाओं को काम है संक्रांति का।